तो हे गाइस एंड बुक ओक्लॉक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। 1990 में माइक ने अपने रिच डैड के एम्पायर को टेक ओवर कर लिया। इनफैक्ट वो रिच डैड से भी बेहतर तरीके से इस एम्पायर को ग्रो कर रहा था। आज के दिन की बात करें तो माइक और उसकी फैमिली को सक्सेस का वो शिखर मिला है जो हम सोच भी नहीं सकते। रिच डैड का एम्पायर एक बहुत ही सेफ और सिक्योर हाथों में है और माइक अभी अपने बेटे को वो माइंडसेट पास ऑन कर रहे हैं जो कि एक टाइम पे रिच डैड ने ऑथर और माइक को दिया था। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने 1994 में रिटायरमेंट ले लिया जब उनकी उम्र 47 ईयर्स की थी और उनकी वाइफ की उम्र 37 ईयर्स की थी। ऑथर के हिसाब से रिटायरमेंट मतलब काम न करना नहीं होता, लेकिन उस फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना होता है जिसमें कि आने वाले अनपेक्षित परिस्थितियों को भी आप टैकल कर सको। मतलब अब ऑथर काम करे या ना करे, उनकी इनकम और उनकी वेल्थ इन्फ्लेशन के बावजूद बढ़ती रहेगी। ये बिल्कुल एक पेड़ को उगाने जैसा है कि स्टार्ट में आप रोज उसे पानी देते हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसकी जड़ जमीन में बहुत अंदर तक पहुंच जाती है और उसे आपकी जरूरत नहीं रहती। अब वो आपको छाव देती है जिधर कि आप एंजॉय कर सकते। माइक ने रिच डैड के एम्पायर को आगे बढ़ाने का विचार किया और ऑथर ने रिटायरमेंट का प्लानिंग किया। अक्सर लोग ऑथर को पूछते हैं कि वो उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, हम स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बुक्स है जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे लाइफ में, या फिर हम हमारे बच्चों को कैसे तैयार करें और हम बहुत कम समय में बहुत अमीर कैसे हो सकते हैं। ये सुनते ही ऑथर को हमेशा एक कहानी की याद आती। 1923 में अमेरिका के ग्रेटेस्ट लीडर और रिचेस्ट बिजनेसमैन की मीटिंग शिकागो के एडजवाटर बीच होटल में हुई थी। इस मीटिंग में उपस्थित दिग्गजों का नाम था चार्ल्स श्वेब, जो कि उस वक्त के लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के हेड थे, सैमुअल इंसल, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूटिलिटी, हॉवर्ड हॉब्सन, जो कि लार्जेस्ट गैस कंपनी के हेड थे, लियोन फ्रेजर, जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड विट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, आइवर क्यूगर, इंटरनेशनल मैच कॉर्पोरेशन, जो कि उस टाइम की लार्जेस्ट कंपनी थी, उसके प्रेसिडेंट थे, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, ये उस टाइम के दो सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्यूलेटर्स थे। एल्बर्ट फॉल, वो प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट मेंबर थे। और ठीक इस मीटिंग के 25 साल बाद इन टाइकून्स की लाइफ में क्या मोड़ आए क्या आप जानते हैं? श्वाब कंगाल हो चुके थे और 5 साल के उधारी पे जीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और इंसल की डेथ भी एक फॉरेन लैंड पे कंगाल होके हुई थी। क्रूगर और कॉटन का भी दिवाला निकल चुका था। हॉब्सन पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। विटनी और एल्बर्ट फॉल जेल से रिहा हुए और लिवरमोर ने सुसाइड कमिट किया। इस दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन दिग्गजों की लाइफ में क्या हुआ, लेकिन अगर हम डेट पे गौर करें तो 1923 की मीटिंग के कुछ साल बाद ही 1929 का मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और इन दोनों इवेंट्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन लोगों की ज़िंदगी पे हुआ था। और आज की बात करें तो आज की ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आने वाले सालों में बहुत सारे ऐसे सडन चेंजेस आ सकते हैं जो कि इन दो इवेंट को मैच कर सके, और जो कि इन दिग्गजों ने फेस किया था वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों पे आ सकती है। ऑथर को चिंता है कि बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं और अपने सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि है उनका नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल रहने को तैयार रहे और एक ओपन माइंड रखकर सीखने के लिए तैयार रहे तो वो अमीर और ज़्यादा अमीर बनते रहेंगे, भले ही उनके लाइफ में कितने ही चेंजेस आ जाए। और अगर वो ये सोचते हैं कि पैसे होने से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में उनको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। इंटेलिजेंस और नॉलेज हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हमें पैसा कमा के देता है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो वो पैसा जल्दी आपसे ख़त्म हो जाएगा। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। बहुत लोग उनकी ज़िंदगी में ये समझ ही नहीं पाते। मुद्दा इस बात का नहीं है कि आप कितना कमाते हो, मेन ये होता है कि कितना पैसा आपके पास होता है। हम सब ने कई लॉटरी विनर्स की स्टोरी सुनी है जो कि पहले बहुत गरीब थे, फिर बहुत अमीर हो गए, फिर वापस गरीब हो गए। करोड़ों कमाते हैं लेकिन वापस उधर ही पहुंच जाते हैं जिधर से उन्होंने चालू किया था। या फिर हमने कई ऐसे एथलीट्स की स्टोरी सुनी है जो कि 24 साल में ही बहुत सारा पैसा कमाना चालू करते हैं, लेकिन 10 साल के बाद किसी पुल के नीचे सोते हैं। ऑथर एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर की कहानी बताते हैं जो कि सिर्फ 29 ईयर्स का था और मिलियंस में कमाने लगा था।
प्रेजेंट टाइम में उसे कार वॉश कंपनी में गाड़ी धोने से निकाल दिया था, क्योंकि जब वो गाड़ी धोता था तो वो उसके मेडल को पहन के धोया करता था, जिससे कि गाड़ी पे स्क्रैचेस आ जाते थे। उससे उस चीज़ का कारण पूछा गया तो उसने ये कहा कि उसके दोस्त और उसके अकाउंटेंट ने उसका सारा पैसा ले लिया और उस पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उसे गाड़ी धोना पड़ रहा था, और जो वो मेडल था वो उसकी सिर्फ एक आखिरी निशानी थी उसके चैंपियनशिप। अगर वो उससे छिन गया तो उससे उसका अस्तित्व छिन जाएगा। हमें ऐसे कई लोग पता है जो कि ओवरनाइट इंस्टेंट मिलियनेयर्स बन गए थे। ऑथर को इस बात की खुशी है कि उनमें से कई अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, लेकिन वो अक्सर उन्हें सलाह देते लॉन्ग रन में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो उनके पैसों का क्या कर रहे हैं और लास्ट में उनके पास कितना बचता है और कितने पीढ़ियों तक वो अपना इस पैसे को रखते। और यही कारण है कि जब लोग ऑथर से ये पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कैसे हम बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं, तो ऑथर का आंसर सुन वो निराश हो जाते हैं। ऑथर उन्हें वही बताते हैं जो कि उनके रिच डैड ने उन्हें कहा था कि अगर आपको बहुत अमीर होना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना। फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पोर्टेंस जो है वही ऑथर के मन में बार बार डाला गया था उनके रिच डैड के द्वारा, जब भी वो साथ में होते थे। ऑथर आगे ये भी बताते हैं कि जब उनके पुअर डैड उनको बुक्स पढ़ना और लेसन्स बाय हार्ट करने के लिए फोर्स करते थे, तभी उनके रिच डैड बुक्स पढ़ने के साथ फाइनेंशियल मैटर्स में भी मास्टरी लेने के बारे में सलाह देते थे। अगर आपको आपके लिए बहुत बड़ी इमारत बनानी है तो आपको पहले एक गड्ढा खोदकर उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नींव यानी एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर टाउन में कोई घर चाहिए तो आपको सिर्फ 6 इंच के कंक्रीट का स्लैब लगता है। मोस्टली जो भी लोग आज बहुत पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा कमाने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो इस 6 इंच के कंक्रीट के स्लैब पर एक इमारत बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम तब बना था जबकि खेतीबाड़ी एकमात्र सोर्स था इकोनॉमिक रेवेन्यू का और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आज भी वो अपने तौर तरीके या माइंडसेट ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया है। वो आज भी उन घरों पे भरोसा रखता है जिनमें कि कोई फाउंडेशन ना हो। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो भी आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके पास स्किल तो है, नॉलेज तो है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का फाउंडेशन ही नहीं होता। इसलिए ग्रेजुएशन के कुछ साल बाद ही हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके रहते हैं और दिन रात पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, थक हार कर अंदर ही अंदर मरते रहते हैं और एक ही सपना देखते रहते हैं कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया या उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उनके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे ग्रेजुएट्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी को पैसे कमाने के पीछे लगा देते हैं और दिन रात बस काम ही काम करते रहते हैं, ऐसे हाल में अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए या उनके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए, वो जल्दी ही उसे लूज़ कर देते हैं, क्योंकि ऑथर ने पहले ही कहा था मनी विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज इज मनी सून गॉन। लेकिन माइक और ऑथर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उनके रिच डैड ने उनको 9 साल से ही पैसे की समझ और फाइनेंशियल एजुकेशन दिया था। अगर हम गौर करें तो अकाउंटिंग इस दुनिया का सबसे बोरिंग, कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, अगर आपको बहुत अमीर होना है, तो आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और रिच डैड के पास सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनको 9 साल के बच्चों ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना था, इसलिए वो अक्सर ड्रॉ करते। 9 साल की उम्र के होने की वजह से माइक और ऑथर को नंबर्स ज़्यादा समझ में नहीं आते, इसलिए जब वो उस लाइंस के द्वारा या ड्राइंग्स के द्वारा जब कैश फ्लो को देखते तो उसे आसानी से समझ पाते। थोड़े टाइम बाद जब उनके डैड को ये लगने लगा कि हाँ ये समझ सकते हैं, तो उन्होंने इसमें नंबर्स ऐड करना चालू कर दिया। और माइक ने आगे जाके बहुत क्रूशियल और बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स में भी मास्टरी कर ली थी। माइक को जितना अकाउंटिंग और एनालिटिक्स की ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स वो सीख चुका था, क्योंकि उसका एम्पायर अब बहुत बड़ा बन चुका है। ऑथर ने एनालिटिक्स और अकाउंटिंग के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं लिया क्योंकि उनका एम्पायर छोटा है, लेकिन क्योंकि उन दोनों का ही फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका था बचपन से, वो दोनों अभी फाइनेंशियली बहुत फ्री है। और इस फाइनेंशियल फाउंडेशन को बनाने के लिए रिच डैड ने जो डायग्राम्स और कैश फ्लो को जैसे समझाया है, हम आगे उन्हें वैसे ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। रूल नंबर 1 है कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटी में फ़र्क पता होना चाहिए और सिर्फ एसेट्स खरीदने चाहिए। आपके पैसे सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपको अमीर होना है तो ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि आपका जो भी पैसा है सिर्फ एसेट्स में लगे। ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन ये रूल बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। ये रूल बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, लेकिन मोस्टली लोगों को इसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। बहुत सारे लोगों का गरीब होने का कारण ही ये है कि उनको एसेट और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं पता होता। अमीर व्यक्ति
कि अपना सारा पैसा सिर्फ एसेट्स खरीदने में और एसेट्स जमा करने में लगाते हैं। वही अगर आप गरीब या मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करें तो वो अपना जीवन भर लाइबिलिटीज ही खरीदते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि उन्हें ये लगता है कि वो जो खरीद रहे हैं वो उनके एसेट्स। जब रिच डैड ने ऑथर और माइक से ये बात कही तो उन्हें लगा कि उनके डैड उनसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का इम्पोर्टेंस जानने के बाद उसके रूल्स और वो कैसे पा सकते हैं ये जानने की बहुत उत्सुकता थी। लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो ये हद से ज़्यादा सिंपल चीज़ लगी। ये इतना ज़्यादा सिंपल हो चुका था कि वो लोग थोड़े देर ठहरे और इस पर सोचने लगे। माइक ने पूछा, तो फिर एसेट्स क्या होते हैं? रिच डैड ने उनको जवाब दिया कि फ़िलहाल इस टॉपिक को इधर ही छोड़ दो, तुम मेरे साथ काम करते करते इस चीज़ को समझ जाओगे। तो फिर ऑथर कहने लगे, क्या ये सही में इतना सिंपल है? हमें बस एसेट्स और लाइबिलिटी में फ़र्क करना है और एसेट्स को हासिल करना है और फिर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो फिर उनके रिच डैड बोलते हैं, हाँ ये इतना सिंपल है कि इसे सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर इस रूल को तुम समझ गए तो ये तुम्हारे जीने का एकमात्र रूल होगा और जिस दिन से तुम इसे अप्लाई करने लगोगे तुम उस दिन के बाद बेशक फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लो। ये बात सुनते ही ऑथर ने उनके डैड से पूछा, अगर ये इतना सिंपल है तो फिर दुनिया में हर इंसान अमीर क्यों नहीं है? तो फिर रिच डैड ने उन्हें समझाया कि दुनिया में सबको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क नहीं समझ आता। फिर ऑथर वापस पूछने लगे कि बड़े लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर उनको ये बात नहीं समझ आती तो वो इसे जानने या खोजने का कभी प्रयास क्यों नहीं करते? एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है ये समझाने में रिच डैड को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो यही बात किसी बड़े को समझाने जाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये इसलिए क्योंकि बड़े लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंपल बातों को समझ नहीं पाते। ये इसलिए क्योंकि उनका एजुकेशन एक बहुत ही अलग वे में हुआ है। उनको बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने सिखाया है, जैसे कि रियल इस्टेट एजेंट्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स और बहुत सारे। ज़्यादातर बड़े लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूल कर वापस बच्चा बनना पड़ता है और उनका मानना ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स या हार्ड आंसर्स ही सही होते हैं। बाई चांस उन्हें कभी सिंपल आंसर मिलता है तो उसे गलत मानकर नज़रअंदाज कर देते। रिच डैड किस रूल को बहुत मानते थे? मतलब कीप इट सिंपल स्टूपिड। इसलिए रिच डैड ने दोनों बच्चों को बहुत ही सिंपल वे में सिखाया था और उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत मजबूत किया था। ऑथर हमेशा सोचते कि मेन दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, इतनी सिंपल चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है, कोई ऐसे एसेट क्यों खरीदेगा जो कि असलियत में लाइबिलिटीज होते हैं। और ये सब सवालों का आंसर उनको बेसिक एजुकेशन में मिला। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स लिटरेसी पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कभी फ़र्क कर ही नहीं पाता। और अगर आपको सही में इन दोनों को लेके कंफ्यूज होना है तो आपको डिक्शनरी में जाके इनका मीनिंग पढ़ना चाहिए। बेशक डिक्शनरी में इनका मीनिंग गलत नहीं लिखा है, लेकिन नॉर्मल इंसान इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते और उनका ये मानना होता है, उनका ऐसा डर होता है कि अगर वो इतना सिंपल चीज़ किसी को पूछ लेंगे तो उससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी और लोग उन पर हंसने लग जाएंगे। रिच डैड अपने दोनों बच्चों को अक्सर बोलते कि एसेट्स को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर्स के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप नंबर्स को नहीं पढ़ सकते तो आपको असेट्स में और ज़मीन में खोदे हुए गड्ढे में कोई फ़र्क नहीं समझेगा। अकाउंटिंग में नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं। ये शब्दों की तरह ही होते हैं, शब्दों से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि शब्द हमें क्या बताना चाहते हैं। इसी बात को समझाने के लिए रिच डैड एक एग्जांपल देते और कहने लगते हैं कि उन्होंने रिसेंटली एक वीसीआर खरीदा था और उसके साथ मैनुअल आया था कि उसे कैसा बनाया जा सकता है। वो पढ़ते वक्त शब्दों को तो अच्छे से पढ़ पा रहे थे, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वर्ड्स को पढ़ने के लिए उनको ए ग्रेड मिल रहा है और समझने के लिए एफ ग्रेड मिल रहा है। मोस्टली पैसे के मामले भी लोगों के साथ यही होता है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको नंबर्स को पढ़ना और समझना दोनों आना चाहिए। रिच डैड हमेशा कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क करना जान लो और अपना पैसा हमेशा एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन को लेकर अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल प्लानर्स में हमेशा ही वाद विवाद चलते रहते हैं, लेकिन रिच डैड ने जिस सिंपल वे में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क करना सिखाया था, उन डायग्राम्स और कैश फ्लो को हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इसके लिए हमें 4 शब्दों को समझना पड़ेगा: इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लाइबिलिटीज़।
इनकम और एक्सपेंडिचर को जब आप एक साथ किधर लिखते हो तो वो आपका इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाता है। ये तो मोस्टली सारे ही लोग करते हैं कि उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है और वो कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। ये हिसाब हर एक घर में होता है। लेकिन जो अगले दो शब्द है उसे या तो मोस्टली लोग नहीं जानते या तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बोला है, ये दो शब्द है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट और लाइबिलिटी को जब आप एक साथ एक जगह पे लिखते हो तो वो एक बैलेंस शीट बनती है। और इसे बैलेंस शीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बैलेंस करने का हिसाब करते हो। अब जिनको पैसे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कभी फ़र्क कर नहीं पाते, क्योंकि रिच डैड हमेशा हर चीज़ को सिंपल, अप्रोचेबल और इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझाते थे। उन्होंने एसेट और लाइबिलिटीज़ की भी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी थी, जैसे कि एसेट्स हर वो चीज़ होती है जो कि मेरी जेब में पैसा ला के दे, मतलब वो सारी चीज़ या वो सारे इन्वेस्टमेंट जिधर मैं बहुत कम काम करूँ या काम ना करूँ वो मेरे जेब में पैसा डालते रहेंगे। और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। इसका मतलब ये है कि जो चार शब्दों के बारे में बात चल रही है उन्हें हमें अच्छे से समझ के लेना चाहिए और हमें कभी भी लाइबिलिटी के पहले एसेट्स खरीदने चाहिए। और हमें इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि एसेट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के दे रहे हैं और लाइबिलिटीज़ हमारी जेब से कम पैसे निकाले। इसका सरल मतलब ये हुआ कि अगर आपको अमीर बनना है और पैसे को बनाए रखना है तो आपको जीवन भर सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको मिडिल क्लास या पुअर आदमी बनना है तो आपके लिए सिंपल है कि आप आपका सारा पैसा सिर्फ लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करो। ज़्यादातर लोग पैसों की तंगी से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो एसेट्स और लाइबिलिटी में कभी फ़र्क ही नहीं कर पाते। पैसे से परेशान लोगों को इन शब्दों का और नंबर्स का मतलब नहीं समझता। जो भी पैसे से परेशान है उन्हें ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन शब्दों में और नंबर में कुछ ऐसा है जो कि वो पढ़ नहीं पा रहे। इस मामले में अमीर आदमी पैसे के तंगी में रहने वाले इंसान से समझदार होते हैं। अगर आपको अमीर होना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके लिए पैसे की समझदारी और पैसे की नॉलेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी। सिर्फ शब्दों से हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती, ना ही सिर्फ नंबर्स से। मायने तो पूरे कहानी के होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में के नंबर को पढ़ना एक स्टोरी के प्लॉट को पढ़ने के जैसे ही होता है। पैसे कहाँ जा रहे हैं ये स्टोरी। अभी मोस्टली सारे ही लोगों के जीवन में प्लॉट ये होता है कि वो लोग जीवन भर सिर्फ पैसा कमाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको पैसा कमाना नहीं आता या वो पैसा कमाते नहीं हैं। एक्चुअली वो पैसा कमाते हैं लेकिन वो अपना सारे पैसे को लाइबिलिटीज़ खरीदने में खर्चा कर देते हैं एसेट्स खरीदने की जगह पे। चलिए देखते हैं कि गरीब लोग अपने कैश फ्लो को कैसा यूज़ करते हैं। एक्चुअली गरीब लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर अवेयर ही नहीं होते। उनका ज़िंदगी ऐसी चलती है कि उनके जॉब से उनको जो सैलरी मिलती है वो उनकी इनकम में आती है और वो उसे खर्चा कर देते हैं। पैसे कम होने की वजह से वो ना ही एसेट्स खरीद पाते हैं और ना ही लाइबिलिटी खरीद पाते, और इसका रिजल्ट ये आता है कि उनको जीवन भर काम करना पड़ता है पैसे कमाने के। चलिए मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करते हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति का इनकम गरीब व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वो पहले अपने खर्चे देखता है और खर्चे होने के बाद जो पैसा बच जाता है उससे वो अपने लिए लाइबिलिटीज़ खरीदता है, ये सोच के कि उसकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, जैसे कि घर, गाड़ी या फोन्स। कि लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होते हैं जो कि आपके जेब से पैसा निकाले। लाइबिलिटीज़ हर महीने इन मिडिल क्लास लोगों के जेब से पैसा निकालते रहते हैं और इस वजह से उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। जनरली मिडिल क्लास व्यक्ति के पास बहुत ही कम एसेट्स होते हैं क्योंकि वह लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस के कॉलम में इतना फंस जाता है कि वह एसेट्स खरीद नहीं पाता जो कि उन्हें पैसे कमा के दे। और कुछ मिडिल क्लास व्यक्ति के पास तो एसेट्स ही नहीं होते, जिस वजह से कि उसे पूरे लाइफ में रैट रेस ही करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अमीर आदमी के बारे में। इनका पैसे कमाने का वे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये अपने सारे पैसों को ये सोच के कमाते हैं कि वो एक ऐसा एसेट बना सके जो कि हर महीने इनको पैसे कमा के दे और इन्हें पैसे के लिए ज़्यादा काम ना करना पड़े। इनका सोच नॉर्मली ये होता है कि पहले ये लोग एसेट्स बनाएंगे जिससे कि उन्हें पैसा आएगा, फिर वो लाइबिलिटीज़ खरीदेंगे। इसलिए आप छोटे से छोटे बिजनेसमैन को भी ये कहते हुए सुनोगे, पहले दुकान फिर मकान। अभी हमने ये देखा कि गरीब व्यक्ति को अवेयरनेस ही नहीं होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेके, लेकिन जो मिडिल क्लास व्यक्ति रहता है उसे थोड़ा आइडिया तो रहता है कि एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है, लेकिन वो शो ऑफ करने के लिए या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए सिर्फ लाइबिलिटीज़ खरीदता है जो कि उसे रेट रेस में बनाए रखता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति रहते हैं वो अपने पैसों को एसेट्स में लगाते हैं जिससे कि उनका पैसिव इनकम सेट होता है, जिससे कि वो लाइबिलिटीज़ खरीद सके।
यह हमें बताता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है पैसे खर्चा करने की, वही आपको या तो गरीब बनाती है या तो अमीर बनाती है। ऑब्वियसली ये डायग्राम्स बहुत ही सिंप्लीफाइड है, क्योंकि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान का खर्चा होता ही है। गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के जीवन में पैसा कैसा आता और जाता है, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो खुद में एक पूरी कहानी होती है जो एक इंसान की पूरी जर्नी बताती है, और ये बताती है कि पैसा हाथ में आने के बाद इंसान उसका क्या करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। ऑथर ने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स और सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन के साथ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उनको ये बताना था कि ज़्यादातर लोगों की सोच में क्या प्रॉब्लम होती है। मोस्टली सभी लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा कैश फ्लो आ जाने से या बहुत ज़्यादा पैसा आने से उनके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, लेकिन ये सच नहीं होता। और यही कारण है कि जब भी कोई आके ऑथर को ये पूछते हैं कि मैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ, या फिर मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, ऑथर काँप जाते हैं। कोई लोग तो ऑथर को ये भी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कमाना चाहता हूँ। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादा पैसा आने से प्रॉब्लम्स नहीं सुलझते, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा उलझ सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारे इंसानी कमज़ोरी पर रोशनी डालती है और हमारा एक ऐसा पहलू सामने लाती है जिससे कि हम भी अनजान होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान को अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है। वो जायदाद से हो सकता है, फिर उनकी सैलरी बढ़ने से हो सकती है, बहुत सारे लोगों की लॉटरी लगती है। वो उस थोड़े टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है वो वापस उधर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, या कुछ कुछ तो उससे भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, वो भी दोनों मानसिक और आर्थिक स्तर पर। ऐसा आते ही आपके दिमाग के अंदर के कैश फ्लो पर रोशनी डालता है। अगर आपके दिमाग का कैश फ्लो ऐसा है कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं उसे जल्दी खर्चा कर दूंगा, तो ये ऐसा दिखाता है कि अगर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी तो आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है, एक मूर्ख व्यक्ति और उसका बहुत सारा पैसा एक दूसरे को ले डूबते। ऑथर का बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हम स्कूल में इसलिए जाते हैं कि हम प्रोफेशनल और एकेडमिक स्किल्स को सीख सके, और बेशक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रोफेशनल स्किल्स ही होते हैं जिनकी वजह से हम पैसा कमा सके। ऑथर के टाइम पे अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करता था, एक बहुत होनहार स्टूडेंट होता था, तो ये मान लिया जाता था कि आगे जाके वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर का जो प्रोफेशन था उसमें बहुत सारा दौलत था। लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर की ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि ऑथर अपने दुश्मन पे भी वो परिस्थिति ना आए ऐसा भगवान से मांगते हैं। आज के स्टूडेंट्स को ये समझ चुका है कि उनके प्रोफेशनल सक्सेस का, उनके लाइफ के सक्सेस का एकेडमिक सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको पढ़ाई में मोटिवेट करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और आज वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे डॉक्टर के प्रोफेशन में जो दौलत, शोहरत और इज्जत थी वो अभी इन प्रोफेशंस में आ चुकी। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएशन के बाद भी पैसे के बारे में सीख नहीं पाते, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं मिलता, वो अपने प्रोफेशन में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कोई कोई अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पैसे की तंगी में फंस जाते हैं या उससे जूझते रहते हैं। वो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते। ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें स्किल, नॉलेज या टैलेंट नहीं है, ना ही इसलिए क्योंकि उनको उनके एकेडमिक ईयर्स में ये नहीं सिखाया गया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि उनको ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को खर्च करने का सही तरीका क्या है। पैसा बनाने के बाद उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कैसे संभाला जाए, यही पैसे की समझ होती है। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, कमाए हुए पैसे से ज़्यादा मेहनत करवा के पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए और उसे बहुत टाइम तक हमारे पास कैसे संभाल कर रखा जाए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ऐसा हो सकता है कि कोई एजुकेशन में वेल क्वालिफाइड हो और अपने बिजनेस या करियर में भी पीक पे हो, लेकिन उसे अगर पैसे की कोई भी समझ ना हो तो अक्सर ये लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रम करना तो सीखा है लेकिन उन्होंने अपने पैसे से अपने लिए श्रम करवाना कभी सीखा ही नहीं हो। कैश फ्लो की ये कहानी हमें ये बताती है कि कैसे बहुतों के लिए जो पैसे का सुख भरा सपना होता है वो टाइम के साथ दुख भरे सपने में कब परिवर्तित हो जाता है वो उन्हें भी नहीं समझता। बहुत मेहनत करने वाले लोगों की कहानी अक्सर एक साइकिल में बंधी हुई रहती है। ऑथर बताते हैं कि वो अक्सर न्यूली मैरिड कपल से मिलते हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो बहुत सेविंग्स कर रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के रहने का खर्चा लगभग उतना ही होता है जितना एक व्यक्ति का खर्चा होता है। वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहते हैं और क्योंकि वो रेंट का घर उतना अच्छा नहीं होता, वो अक्सर सपने देखा करते हैं कि उनका खुद का एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए जिधर कि अगर उनको बच्चे हो तो उनके बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके।
और उनके एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते। धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगती है क्योंकि अब उनके पास 2 लोगों की इनकम होती है। लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बढ़ने लगती है उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे पहला खर्चा होता है टैक्स, क्योंकि जॉब में जैसे ही किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उसका टैक्स कटता है और टैक्स बहुत बड़ा एक्सपेंस है। और टैक्स कट के बचे हुए पैसे में उनको उनका खर्चा संभालना पड़ता है और उनके लाइबिलिटीज़ भी बढ़ते रहते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए वापस न्यूली मैरिड कपल की स्टोरी पे जाते। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है तो उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे उनके दोनों की इनकम बढ़ने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि अब वो रेंट के घर पर नहीं रहेंगे लेकिन खुद के सपनों का घर लेंगे। और उन पर और एक टैक्स का बोझ बढ़ जाता है, वो होता है प्रॉपर्टी टैक्स। फिर वो लोग महंगा और अच्छा फर्नीचर लेते हैं और एक ऐसी गाड़ी लेती है जो कि उनके घर को सूट करे और इन सब से उनका घर आलीशान दिख सके। अचानक उनको इस सुंदर सुहाने सपने से जाग आती है और उनको ये समझ में आता है कि उनके लाइबिलिटीज़ का कॉलम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बुरी तरीके से कर्जे में डूब चुके हैं। अब उन्हें बहुत सारे होम लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स पे करने होते हैं और वो बुरी तरीके से इस रैट रेस में फंस जाते हैं। और इसी दौरान एक बच्चे का भी जन्म हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहते हैं। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फिर उन्हें ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं और क्योंकि उनकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो बार बार उनके जेब से पैसे निकालते रहते हैं। इसी दौरान उनके पास एक क्रेडिट कार्ड आता है जिसे यूज़ करके वो ख़त्म करते हैं। और जैसे ही क्रेडिट कार्ड का लिमिट ख़त्म होता है लोन कंपनी से एक बंदा आता है और उन्हें बताता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा एसेट जो कि आपका घर है उसका रेट बढ़ चुका है, इसलिए आपको लोन कंपनी की तरफ से एक बिल कंसोलिडेशन लोन मिलेगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। वो ये भी सलाह देते हैं कि आपके ऊंचे इंटरेस्ट से लिए हुए लोन्स को आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके क्लियर कर दे। इससे उनके घर पे लगने वाले इंटरेस्ट से उन्हें छूट यानी एग्जम्पशन भी लगेगा। और वो कपल वैसे ही करते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का हिसाब क्लियर कर दिया। और उनके पड़ोसी उनके पास आते हैं एक एकदम स्पेशल दिन पे, जैसे कि होली, दिवाली या बहुत सारे फेस्टिवल्स, और उन्हें बताते हैं कि आज सेल है और इससे बेटर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको पैसे बचाने का। यूँ तो वो खुद को दिलासा देते हैं कि हम आज ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, सिर्फ मार्केट में जाके चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद आई तो उसे खरीदने की उम्मीद के लिए वो क्रेडिट कार्ड्स लेके जाना नहीं भूलते। ऑथर अक्सर ऐसे कपल्स से मिलते रहते हैं। इन कपल्स में चेहरे बदलते हैं, उनके नाम बदलते हैं, लेकिन उनके सोशल डिलेमास और प्रॉब्लम्स सेम ही रहते हैं। वो ऑथर से ये चर्चा करने आते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स पर उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अक्सर वो उनको पूछते हैं कि हम ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं या उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा है वो तो क्या करें। उनकी खर्चीली आदतों ने उनको ज़्यादा पैसा कमाने पर मजबूर कर दिया रहता है और उन्हें उनके पैसे के तंगी का असली प्रॉब्लम पता ही नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो पैसा नहीं कमाते या उनको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है। सच तो ये होता है कि उन्हें पैसे कैसे खर्च करना है इस बात का कुछ भी नॉलेज नहीं होता और यही कारण है कि उनके पास हमेशा पैसे की तंगी होती है। ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ ही नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क करना भी नहीं आता। ऑथर का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ज़्यादा पैसा आने से बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। समझदारी ही वो चीज़ होती है जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है और आपको पैसा कमा के देती है। ऑथर के दोस्त अक्सर ऐसे कर्ज में डूबे हुए लोगों को एक ही सलाह देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को एक गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले उस गड्ढे को और ज़्यादा खोदना बंद कर दीजिए। ऑथर जब छोटे थे तभी से ही उनके डैड उनको बोलते थे कि जापानीज़ जो लोग थे वो 3 ताकतों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। एक थी पावर ऑफ स्वॉर्ड, दूसरी थी पावर ऑफ ज्वेल्स और तीसरी थी पावर ऑफ मिरर्स। ये जो स्वॉर्ड है वो अपने वेपन्स को रिप्रेजेंट करती है। अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं उनके वेपन्स पे और वही कारण है इस दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक है। पावर ऑफ ज्वेल मतलब पैसे की ताकत। पैसे की ताकत एक मान्यता को याद दिलाती है कि एक गोल्डन रूल को याद रखना कि जिसके पास पैसा होता है वही रूल्स बनाता है। और मिरर रिप्रेजेंट करता है सेल्फ नॉलेज को। जापानीज लोगों के हिसाब से ये जो मिरर की ताकत थी, जो सेल्फ रियलाइजेशन की ताकत थी, ये इन तीनों खजानों में सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। मोस्टली सारे गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे की ताकत को अपने आप को कंट्रोल करने देते हैं। वो रोज़ सुबह उठकर ज़्यादा मेहनत करते हैं बिना अपने आप से पूछे कि वो जो कर रहे हैं उसमें कोई सेंस है भी कि नहीं। वो बस पैर रखते जाते हैं उस रास्ते पे जो उनको उनके काम के पास पहुंचा दे, बिना पैसे को पूरी तरह से समझे। मोस्टली सारे ही पीपल पैसे की औसम ताकत को उनके ऊपर कंट्रोल दे देते हैं।
अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन की ताकत यानी मिरर की ताकत को यूज़ करे तो वो एक बार खुद से पूछेंगे क्या जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई सेंस बनती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो अपने अंदरूनी समझ अपने अंदर के एक जीनियस नज़रअंदाज कर देते हैं और वही करते हैं जो कि एक भीड़ कर रही है। सवाल पूछने से डरते हैं इसलिए वो उन वेज को कॉपी करते हैं कि जो सब कर रहे हैं बजाय कि क्वेश्चन पूछे। वो उनके इसी नासमझदारी की वजह से वही काम करते हैं जो कि उन्हें बताया गया है या फिर समझाया गया है। जैसे कि तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, तुम एक सेफ जॉब ढूंढना, गलतियां मत कर, तुम जितना लोन लोगे तुम्हें टैक्स में उतना ही एक्सम्पशंस मिलेंगे और रिस्क मत उठाओ। बहुत सारे लोगों के लिए लोगों के सामने बोलना या स्टेज पे बोलना मरने से भी ज़्यादा डरावना होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके मन में एक ऐसा डर होता है कि लोग उन पर हंसेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, सारे लोग उनका मजाक करेंगे और वो अकेले रह जाएंगे। और यही डिफरेंट होने का डर, अलग कर दिए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर और मजाक उड़ाए जाने का डर ही कारण है कि इंसान अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नए रास्ता नहीं ढूंढ पाता। और यही कारण है कि एजुकेटेड डैड ऑथर को हमेशा ये बोलते थे कि जापानीज लोग मिरर की ताकत को सबसे ज़्यादा वैल्यू इसलिए करते थे क्योंकि अपने अंदर जब आप उस मिरर की ताकत को देखते हो तो आपको एक सच्चाई दिखती है। डर ही वो मेन चीज़ होता है जो हमें बार बार इस बात को मानने लगाता है कि प्ले इट सेफ। फिर वो कोई भी फील्ड रहने दो, आपके रिलेशंस रहने दो, आपका करियर रहने दो, स्पोर्ट्स रहने दो या कुछ भी। और यही डर हमें क्वेश्चंस पूछने से रोकता है और सोशल ट्रेंड्स को या इस फेमस ट्रेंड्स को फॉलो करने लगाता है। जैसे कि ज़्यादा काम करो तो तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, तुम ज़्यादा मेहनत करना तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, या फिर सैलरी में जब मुझे रेस मिलेगा तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा क्योंकि घर एक बहुत बड़ा एसेट होता है। हम पैसे बचाएंगे तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ इस डर के वजह से ही बनते हैं। एक्चुअली हमें अपने अंदर इस सेल्फ रियलाइजेशन वाली ताकत को यूज़ करना चाहिए और हमारे अंदर की समझदारी और हमारे विजडम को यूज़ करना चाहिए रेदर देन हमारे फियर्स को रिएक्ट करने के बाद। जब माइक और ऑथर 16 साल के हो गए तो उन्हें स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बदमाश स्टूडेंट्स थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भीड़ से हटकर सोचने लगे थे। वो शनिवार को स्कूल के बाद माइक के डैड के लिए काम किया करते। माइक और ऑथर अक्सर अपने डैड के मीटिंग्स में बैठते जबकि उनके डैड उनके इन्वेस्टर्स, उनके लॉयर्स, उनके स्टाफ, उनके मैनेजर्स और उनके अकाउंटेंट्स जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करते। उनके डैड ने 13 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और अभी उन लोगों को रास्ता दिखा रहे थे जो कि हाईली एजुकेटेड थे। पढ़े लिखे लोग उनके एक आवाज़ पर दौड़े आते थे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और उनके आवाज़ बढ़ते ही वो उनसे डर जाते थे। ऑथर के रिच डैड कभी भी भेड़ चाल में नहीं लगे या फिर कभी भी उन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने लिए अपने नए रास्ते बनाए। उनको कुछ शब्दों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जैसे कि हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे थे, और उनका खास गुस्सा एक शब्द पे था कि हम ये नहीं कर सकते। अगर उनसे कोई काम करवाना रहता था तो उनको सिर्फ इतना बोलना पड़ता कि हमें लगता है कि आप ऐसा नहीं कर। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और माइक ने उनके रिच डैड के साथ रहकर जितना सीखा उतना वो स्कूल और कॉलेज की नॉलेज को कंबाइन करके भी नहीं सीखे थे, क्योंकि उनके रिच डैड के पास फाइनेंशियल लिटरेसी थी, पैसे की समझदारी और नॉलेज दोनों ही था। वो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान थे। उनके रिच डैड उन्हें अक्सर कहा करते कि एक समझदार व्यक्ति उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड, स्किलफुल और क्वालिफाइड लोगों को नौकरी पे रखता है। और इन्हीं क्वालिफाइड लोगों के साथ रहने से माइक और ऑथर बहुत कुछ सीख पाए। और क्योंकि इन क्वालिफाइड लोगों के साथ रहते इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था, उनको स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे थे। जैसे ही टीचर्स किसी को बोलते कि अगर तुम अच्छे ग्रेड नहीं ला पाए तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, उन दोनों को बहुत ही ताज्जुब होता था। ऑथर को अक्सर ये कहा जाता कि रूल्स को फॉलो करो, अपने नए वेस मत बनाओ, या इनोवेटिव आइडियाज़ को कॉलेज में और स्कूल में इंटरटेन नहीं किया जाता था। इससे ऑथर और माइक दोनों को ये अंदाज़ा आ चुका था कि कॉलेज, स्कूल या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी का गला घोट दिया जाता है। रिच डैड हमेशा यही कहते थे कि स्कूल्स इसलिए बने हैं कि वो एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ बना सके, ना कि एक एम्प्लॉयर। माइक और ऑथर अक्सर उनके टीचर्स को ये पूछते थे कि जो वो पढ़ रहे हैं क्या उसका कोई सेंस है, क्या वो उनके लाइफ में कभी कुछ यूज़ होने वाला है, या फिर कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता। दूसरे क्वेश्चन का हमेशा ये आंसर रहता था कि पैसे के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल तुम अच्छे से पढ़ो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास पैसा खुद भाग कर आया करेगा। जितना ज़्यादा वो पैसे की ताकत के बारे में जानने लगे उतना ही ज़्यादा वो टीचर्स और उनके बाकी स्टूडेंट्स से अलग होने लगे। उनके एजुकेटेड डैड ने ऑथर पे कभी जोर नहीं डाला था कि तुम अच्छे से पढ़ो या अच्छे से ग्रेड्स लाओ। उनको डेफिनेटली हैरानी इस बात की है कि उन्होंने हमेशा उनको दबाव क्यों नहीं डाला, लेकिन ये ज़रूर होता था कि उन दोनों में पैसे को लेकर बहस होती थी।
जब ऑथर 16 साल के हुए थे तब भी उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन उनकी मॉम डैड और उन आसपास रहने वाले लोगों से बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। ऑथर सिर्फ 16 साल के हुए थे और वो अपना हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखने लगे थे। वो अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स, अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स और बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से बातें करते और उनसे डिस्कशंस करते। और उसी के टोटल ऑपोजिट उनके जो एजुकेटेड डैड थे वो हमेशा टीचर्स की बातें सुनते और उनसे डिस्कशन करते। एक दिन उनके एजुकेटेड डैड बहुत प्राउड से उन्हें कहने लगे कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और हमारी सबसे बड़ी एसेट है हमारा घर। जिसके बाद उन दोनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस हुआ था जब ऑथर ने ये उनको समझाने की कोशिश की थी कि उनका घर उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑथर के रिच डैड और पुअर डैड में अपने घर को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। एजुकेटेड डैड ये मानते थे कि उनका घर उनका एसेट है और रिच डैड ये मानते थे कि उनका घर उनके लिए एक लाइबिलिटी है। एक घर के साथ साथ बहुत सारे खर्चे भी जुड़े हुए होते हैं और बड़ा घर मतलब और भी ज़्यादा खर्चा। और इस हालत में हमारा सारा कैश फ्लो एक्सपेंसेस के कॉलम से थ्रू होके जाता है। आज भी ऑथर की इस बात पर बहुत सारे लोग विवाद करते हैं क्योंकि खुद का एक घर होना ये मोस्टली सारे लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है, इसलिए वो ऐसा मान लेते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऑथर इस पर ये तर्क देते हैं कि वो और उनकी वाइफ अगर एक बहुत आलीशान घर लेने जाए तो उनको ये पता होगा कि वो उनका एसेट ना होते हुए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो उनके पॉकेट में से पैसा निकालने वाले हैं। लेकिन क्योंकि घर लोगों के लिए इमोशन होता है वो इस बात को समझ नहीं पाते। और वैसे भी जब बात पैसे की आती है तो अक्सर लोगों के इमोशंस उनकी समझदारी और सोच पर काबू ले लेते हैं। ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहते हैं कि जब भी बात पैसे की आती है तो सारे डिसीजंस इमोशनल हो जाते हैं और कई तर्क रखते हैं कि घर कैसे एक एसेट नहीं है। पहला तर्क ये है कि जीवन भर एक व्यक्ति जो घर बनाने के लिए श्रम करता है वो असल में कभी उसका पूरी तरीके से मालिक बन ही नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही उसका एक घर बन जाता है उसके कुछ ही वर्षों बाद वो दूसरे घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना चालू कर देता है और हर बार अपने आप को 30 साल के टाइम स्पेन में बांधता है उस घर के कर्जे को क्लियर करने के लिए। दूसरा कि भले ही लोगों को होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स में कंसेशन मिलता हो, लेकिन टैक्स कटने के बाद और अपने मॉर्गेजेस पे करने के बाद जो उनका पैसा बचता है वो एक्सपेंसेस में खर्चे होते हैं और वो लाइबिलिटीज ही खरीदते रहते हैं, जिससे कि वो अपने लिए कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीद ही नहीं पाते। तीसरा तर्क है प्रॉपर्टी टैक्स। ऑथर बताते हैं कि एक बार उनके वाइफ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी टैक्स पर मंथ $1000 हो गया था। और क्योंकि ये घटना उनके रिटायरमेंट के बाद हुई थी, उनका बजट बुरी तरीके से हिल गया और उन्हें मजबूरन उनका घर छोड़ना पड़ा। चौथा तर्क है कि घरों की कीमत बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है कि बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि घरों की कीमत हमेशा बढ़ती रहे। ऑथर के कई दोस्त थे जिन्होंने करोड़ों के कर्जों पर घर लिया था और भले ही उनको प्रेजेंट टाइम में उनका कर्जा पूरी तरीके से भरना पड़ता हो, उनके घर की कीमत 70 लाख से ज़्यादा नहीं होती। इस दौरान जो हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है वो कि हम हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कैश फ्लो हमारे सिर्फ घर बनाने में लगा हुआ रहता है। हम हमारे लिए कोई भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स बना ही नहीं पाते और हमें मजबूरन ज़्यादा काम करना पड़ता है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, और वो जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो भी हमारे एसेट्स कॉलम में जाने के बजाय हमारे एक्सपेंसेस कॉलम के थ्रू होते जाती है, एकदम टिपिकल मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न के जैसे। अगर एक यंग कपल अपना सारे पैसे को एसेट्स बनाने में लगा दे तो उनके एसेट्स उनके लिए एक स्टेबल इनकम बनाएंगे, जिससे कि वो अपने लाइबिलिटीज़ और अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें। क्योंकि उनके लाइबिलिटीज़ कम होंगे और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, उनके एसेट्स बढ़ते रहेंगे और उन्हें काम करने या ना करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल पैसिव इनकम सोर्स रेडी हो चुका होगा और उनके आगे की ज़िंदगी बहुत आसानी से कटेगी। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो घर बनाने का ये डिसीजन आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके घर का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि जब भी महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास पैसे की तंगी होती है तो आपका घर आपको एक होम इक्विटी लोन दे सके। इस दौरान किसी भी व्यक्ति ने अपने आप के लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो उनका घर बनाने का डिसीजन रहता है वो उनको 3 प्रकार के लॉसेस देता है। सबसे पहला लॉस होता है लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि उनका वो पूरा टाइम चला जाता है जिस दौरान दूसरे एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ का रेट बहुत ज़्यादा गुना से बढ़ जाता है। दूसरा है एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी। वो सारा एक्स्ट्रा कैपिटल जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते थे या एसेट्स में लगा सकते थे, वो सारा कैपिटल आपको घर के कर्जे भरने में जाते हैं या फिर घर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सीधे खर्चे रहते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं, जिस कारण से आपका जो एक्स्ट्रा कैपिटल होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उनका तीसरा नुकसान होता है एजुकेशन में। नॉर्मली सब लोग अपने घर को, अपने रिटायरमेंट प्लान को और अपने सेविंग्स को अपना एसेट समझते हैं,
और क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं होता, वो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। इसकी कीमत वो ऐसे चुकाते हैं कि उनको कभी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं आता और वो कभी समझदार या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन ही नहीं पाते। और जो भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स रहते हैं वो सबसे पहले सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के पास ही आते हैं, जो कि बाद में जाकर उनको बेचते हैं जो बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं। ऑथर ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि घर मत खरीदो। ऑथर बस ये कहना चाहते हैं कि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में फ़र्क करते आना चाहिए। अगर मुझे एक बड़ा घर चाहिए तो आपको पहले एसेट्स खरीदने चाहिए और ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जो कि आपको एक ऐसा कैश फ्लो दे जिससे कि आप घर बना सको। अगर आप ऑथर के एजुकेटेड डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो वो एक मिडिल क्लास आदमी जो कि रैट रेस में बुरी तरीके से फंसा है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा। उनके खर्चे कभी भी उनके इनकम को मैच नहीं कर पाए, जिससे कि उनके पास कभी भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं बची उनको एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका नतीजा ये था कि उनकी लाइबिलिटीज़ हर महीना उनकी जेब में से इतना पैसा निकलने लगी थी जितना कि उनके एसेट्स कभी भी उनको कमा कर नहीं दे पाए। ये है उनके रिच डैड और उनके पुअर डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स की बहुत ज़्यादा कीमत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में एक पूरी कहानी होती है और हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। इसमें हमें ये समझ में आता है उनके जो एजुकेटेड डैड की जो एक्सपेंसेस थी वो उनके इनकम की इक्वल थी, लेकिन उनके लाइबिलिटीज़ उनके एसेट से बहुत ज़्यादा थे। वो अगर आप उनके रिच डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गौर करोगे तो उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी बस एसेट्स बनाने में लगा दी थी, जिससे कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और क्योंकि उनके लाइबिलिटीज़ बहुत कम थे तो उनके पॉकेट से जाने वाला पैसा भी बहुत कम था और उनके सारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ चुके थे। ऑथर अब बताते हैं कि क्यों अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। अगर आप उनके रिच डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गौर करोगे तो उनका एसेट कॉलम बढ़ते रहता है, जो कि उनकी इनकम भी बढ़ाता है। क्योंकि उनकी इनकम बढ़ते रहती है वो उनके एक्सपेंसेस को कवर करती है और एक्सपेंस को कवर करने के बाद जो सेविंग्स बचते हैं वो वापस एसेट कॉलम में जाती है और उनका एसेट कॉलम लगातार बढ़ते रहता है, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ते ही जाती है। इसलिए अमीर व्यक्ति और भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। वही अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर गौर करोगे तो उनका प्राइमरी इनकम का सोर्स ही उनकी सैलरी होती है। अगर उनके वेजेस या उनकी सैलरी बढ़ गई तो उनके वेजेस या उनके सैलरी पर लगने वाले टैक्स भी बढ़ जाते हैं और जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ने लगती है उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए इसे रैट रेस कहा जाता है। वो उनके घर को उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या एसेट समझ बैठते हैं, इसलिए वो कभी भी इनकम जनरेटिंग एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। ये जो मानसिकता होती है, ये जो सोच होती है अपने घर को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानने की, अगर मेरे को ज़्यादा पैसा आया तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूँ, या फिर अगर मैं ज़्यादा पैसे कमाने लगा तो मैं ज़्यादा खर्चा कर पाऊँगा, ये जो सोच होती है यही कारण है कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुकी है। ये जो ज़्यादा खर्चीली आदत होती है ये बहुत सारे फैमिलीज़ को कर्जे में डुबा देती है, जिस वजह से कि उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। भले ही वो अपने जॉब में कितने ही एडवांसमेंट करते रहो और उनकी सैलरी में रेगुलर बेसिस पे उन्हें रेस मिलता हो। ये जो बहुत रिस्क से भरे जीवन होता है ये सिर्फ इसी वजह से होता है कि मोस्टली किसी के पास भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होता। जो 1990 में जॉब की कटौती हुई थी उससे ये पता चल गया था कि जो मिडिल क्लास है वो कितना ज़्यादा अनसिक्योर्ड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2004 के बाद पेंशन्स देना बंद हो गया है और पेंशन्स अभी सिर्फ डिफेंस सर्विसेज को ही मिलते हैं और इस पर कोई भी अपना रिटायरमेंट कभी प्लान नहीं कर सकता, जिस वजह से पूरा मिडिल क्लास अभी बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहता है। आजकल म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो सेफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एवरेज म्यूचुअल फंड बायर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने बच्चों की फीस भरने में, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बिल्स भरने में या बहुत ज़्यादा मेहनत करने में। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो टाइम निकाले और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सके। तो अपना पूरा भरोसा उनके म्यूचुअल फंड मैनेजर अक्सर बहुत सारे मिडिल क्लास लोग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स की ये बनी बनाई बातों पर भरोसा रखते हैं कि प्ले इट सेफ एंड अवॉइड द रिस्क। असली ट्रेजेडी तो ये है कि उनकी पैसे की समझदारी कम होने के कारण उनको बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। उनके सेफ प्ले का कारण सिर्फ यही होता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी सही नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उनके बैलेंस शीट उनकी ज़िंदगी में कभी बैलेंस नहीं हो पाते। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लाइबिलिटीज़ बढ़ते रहते हैं और उनके पास कोई भी एक्चुअल इनकम जनरेटिंग एसेट्स होते ही नहीं। उनका एकमात्र इनकम सोर्स होता है उनकी पे चेक और उनकी पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड हो जाती है। तो उनकी ज़िंदगी में
कब एकदम सुनहरे अवसर आते हैं, मौके आते हैं, संधि आते हैं, तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने में बिजी रहते हैं और उन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं और वो बुरी तरीके से कर्जे में डूबे हुए होते हैं। जैसे कि ऑथर ने स्टार्ट के सेक्शन में ही हमें बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल रूल यही है कि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क करते आना चाहिए और हमारा जितना भी कैश फ्लो है वो डेडिकेटेडली हमारे एसेट कॉलम को बिल्ड करने में लगा रहे। यही बेस्ट वे है अमीर बनने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, और अगर हम ये करते रहे तो हमारे एसेट कॉलम बढ़ते रहेगा, जिससे कि लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पूरी तरीके से कंट्रोल में आते हैं और हमारे लिए ये बहुत स्टेबल एंड स्टेडी पैसिव इनकम सोर्स रेडी हो जाता है, जिसके बाद आप बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे जो कि आपको 100% या इन्फिनिटी तक के प्रॉफिट दे सके। नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए रिस्की नहीं होते जिनका फाइनेंशियल फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक साधारण एम्प्लॉय की ज़िंदगी जनरली ऐसी होती है, पहला कि वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसका मतलब है कि आप जो भी मेहनत करते हो उससे उस कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, आप खुद अमीर होने के बजाय। आपके सारे एफर्ट्स आपके ओनर को सक्सेस और रिटायरमेंट देते हैं। दूसरा कि आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। गवर्नमेंट अपना शेयर आपके इनकम में से सबसे पहले निकालती है टैक्सेस के थ्रू। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा कमाने लगे तो आप पर लगने वाले टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं। और नॉर्मली जो मोस्टली लोग जनवरी से लेके मई तक काम करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए काम करते हैं। और तीसरा ये है कि आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। कंपनीज को प्रॉफिट देने के बाद और गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद आपके पैसे का सबसे बड़ा एक्सपेंस जाता है आपके कर्जे फेडने में और आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड के बिल्स भरने में। बहुत ज़्यादा काम करने के साथ ये प्रॉब्लम है, ये तीनों लेवल पे आपकी इनकम में से जो सबसे बड़ा शेयर जाता है वो आपको कभी अमीर नहीं होने देता। आपको ये समझना चाहिए कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो वो आपको और आपकी फैमिली को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप आपके काम से काम रखना भी सीख लेते हो तो आपको ये नहीं समझता कि आप अपने लिए गोल्स कैसे सेट करो। ज़्यादातर लोग अपने जो प्रोफेशन होते हैं उसे बनाए रखना चाहते हैं और उससे जो उनकी इनकम आती है उस पर डिपेंड रहते हैं अपने एसेट्स और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। कब कोई आदमी ये सोचे कि वो अमीर हो चुका है या उसके पास दौलत है। जैसे एसेट और लाइबिलिटीज़ की ऑथर की खुद की डेफिनेशन थी, वैसे ही उन्होंने वेल्थ की भी डेफिनेशन अपनी खुद की जानी थी बकमेस्टर फॉलर से। सारे आर्किटेक्ट हैरान हो गए थे जब उन्होंने 1961 में जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए मांग की थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने दौलत के बारे में भी कुछ लिखा था। पहली बार पढ़कर तो ऑथर को उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बार बार पढ़ने से उनका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होने लगा। उसमें ये लिखा था कि दौलत वो होती है जिससे ये समझ में आया कि आने वाले दिनों में मैं इतने दिन जी सकता हूँ। मतलब अगर मैंने कल काम करना बंद कर दिया तो कितने दिन मैं चैन से जी सकता हूँ, ये मेरी दौलत को डिफाइन करता है। दौलत नेटवर्थ से इसलिए अलग होती है क्योंकि नेटवर्थ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी होते हैं जो कि आपकी गैराज में सिर्फ पड़े हुए, लेकिन दौलत का इस चीज़ से मतलब होता है कि आपके पैसे कितने पैसे कमा रहे हैं, जिससे कि जब आप काम करना बंद कर दो तो आप कितने दिन गुजार सकते हो। दौलत एक्चुअली एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड से तुलना होती है। दौलत वो होती है जब आपके एसेट कॉलम से आने वाला पैसा आपके लाइबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस को कवर कर सके, या आपके लाइबिलिटीज़ को कवर करने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स बचती है। याद रखिए इस पॉइंट पर ऑथर को किसी भी सैलरी या किसी भी इनकम पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास जो पैसा था वो उनके लिए और ज़्यादा पैसा कमा रहा था। ऑथर ने उनके एसेट्स बनाने में इतनी जी तोड़ मेहनत की है कि वो उसमें सक्सेस हो चुके हैं और उनका जो एम था फाइनेंशियल फ्रीडम का वो उनको मिल चुका है, जिससे कि अगर वो कल काम करना भी बंद कर दे, उनका बिजनेस बंद कर दे, जॉब बंद कर दे, तो भी उनके पास एसेट्स के थ्रू इतना कैश फ्लो आता होगा कि वो अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सके। इसके बाद ऑथर की ये कोशिश रहती है कि एसेट्स से जब लाइबिलिटीज़ कवर हो जाती है तो उनका बचा हुआ सेविंग एसेट्स में ही वापस जाए, क्योंकि वो एसेट्स में जितना खर्चा करेंगे उनके एसेट्स बाद में उनको उससे बहुत ज़्यादा कमा के देते हैं। मतलब आप जब आपके एसेट के कॉलम को बढ़ाने लगते हो तो आपकी इनकम भी बढ़ने लगते हैं, और जब तक आप आपके एसेट के कॉलम को आपके लाइबिलिटी के कॉलम से बड़ा रखोगे तब तक आप अमीर और ज़्यादा अमीर बनते रहोगे। इधर गौर करने की बात यह है कि आपकी इनकम किसी भी फिजिकल वर्क, जॉब, बिजनेस या किसी भी नॉर्मल चीज़ से नहीं, पर आपके इन्वेस्टमेंट से आपके पैसे कमाने के थ्रू आ रही है।
जब तक ये री इन्वेस्टमेंट का साइकिल चलता रहेगा आप अमीर और ज़्यादा अमीर बनते रहोगे। आपके अमीर होने का डेफिनेशन आपके नज़रिए पे डिपेंड होता है। तो चलिए आज की लेसन्स याद रखते हैं। अमीर व्यक्ति कभी भी अपने एसेट्स बनाने पे ध्यान देता है और गरीब व्यक्ति कभी भी खर्चे करता है, और जो मिडिल क्लास व्यक्ति रहता है वो लाइबिलिटीज़ खरीदता है ये सोचते हुए कि वो उनके एसेट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आज की इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को क्योंकि हम और भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे। प्रेस कीजिएगा इस बेल आइकन को क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वंस अगेन थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में।